नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मानव पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और देखते हैं मानव पाचन तंत्र में क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके तहत भोजन का पाचन होता है। मानव में पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। मुख में स्थित दांत भोजन को पीसते हैं और लार में स्थित एंजाइम टाइलिन स्टार्च को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा शर्करा में बदल देता है। भोजन आहार नाल से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। आहार नाल में भोजन का किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। पाचन क्रिया मुख्यतः आमाशय तथा छोटी आंत में होती है। आमाशय में स्थित जठरीय एंजाइम भोजन के प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। आमाशय में जठर रस के एंजाइम अम्लीय माध्यम में सक्रिय होते हैं। अतः आमाशय में तनु HCl भोजन में मिलकर उसे अम्लीय बनाता है। जठर रस अम्लीय माध्यम में सक्रिय होकर प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। ग्रहणी, जो कि छोटी आंत का प्रथम भाग है, उसमें अग्नाशय के रस तथा यकृत से स्रावित पित्त रस भोजन पर क्रिया करते हैं। यकृत एक बड़ी पाचक ग्रंथि है जो एक हरे पीले रंग का रस स्रावित करती है जिसे पित्त रस कहते हैं। पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित होता है। वह पित्त नली द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी में पित्त रस भोजन में मिलता है जो उसकी अम्लीयता को समाप्त कर क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम सक्रिय हो सकें। इसके बाद यह भोजन आंत के दूसरे भाग, जिसे इलियम कहते हैं, उसमें अवशोषित हो जाता है। अपचित पदार्थ बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं और रेक्टम एवं गुदा द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। आगे हम बात करें भोजन के पाचन में सहायक विभिन्न प्रकार के एंजाइम। मानव शरीर में सक्रिय विभिन्न एंजाइम्स भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइलिन एंजाइम की। तो लार में उपस्थित यह एंजाइम चबाने के दौरान भोजन की मांड को शर्करा माल्टोज में बदल देता है, जो बाद में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। लाइसोजाइम की बात करें तो लार में उपस्थित यह एंजाइम भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। पेप्सिन की बात करें तो आमाशय के जठर रस में व्याप्त यह एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। रेनिन एंजाइम की बात करें तो यह भी जठर रस में होता है, जो दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद में आगे देखें तो म्यूसिन एंजाइम की बात करें। जठर रस में उपस्थित यह एंजाइम जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो ग्रहणी में भोजन में मिलने वाले अग्नाशयी रस में उपस्थित यह एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में बदल देता है। एमाइलेज एंजाइम की बात करें तो यह भी अग्नाशयी रस में उपस्थित रहता है, जो मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज एंजाइम की बात करें तो लाइपेज एंजाइम अग्नाशयी रस का यह एंजाइम आंत में भोजन के इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। इरोप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज एवं लैक्टेज, ये सभी एंजाइम आंत्र रस में उपस्थित रहते हैं, जो इलियम छोटी आंत का एक भाग उसमें भोजन में मिलते हैं। इरेप्सिन भोजन के प्रोटीन व पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है, जबकि माल्टेज माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सुक्रेज भोजन की सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलकर पाचन में सहायता करता है। तो लैक्टेज को लैक्टोज में एवं ग्लूकोज को ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर उनका पाचन करता है। यहाँ आंतर रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड्स में बदल देता है। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन
ग्लेक्टोज आदि जीवों में पाई जाने वाली प्रमुख शर्कराएं हैं। सेल्यूलोज पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। पादपों में अतिरिक्त खाद्य पदार्थ का संचय मंड के रूप में एवं जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मनुष्य की मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आहार तंत्र का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। अग्नाशयी बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। इसके बाद में हम आगे देखें। आमाशय में भोजन के पाचन का माध्यम अम्लीय तथा आंत में क्षारीय होता है। पीतरस में किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते हैं। पीतरस में वर्णक बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन होते हैं। रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर यह ऊतकों में फैलकर पीला रंग उत्पन्न करता है, जिससे पीलिया रोग हो जाता है। स्वपोषित की बात करें तो सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पादपों में यह प्रक्रिया प्रकाश के संश्लेषण द्वारा होती है। उदाहरण हम बात करें तो हरे पेड़ पौधे होते हैं। परपोषित की बात करें तो सजीव जो भोजन के लिए अन्य पर आश्रित रहते हैं या अन्य जानवरों से या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं परपोषित। उदाहरण की बात करें तो गाय और मनुष्य। आहार के आधार पर जंतुओं के भेद या प्रकार की बात करें तो देखते हैं सबसे पहले शाकाहारी। तो ये अपना भोजन वनस्पति से प्राप्त करते हैं या पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण गाय, बकरी, भैंस आदि। मांसाहारी की बात करें तो ये अपने भोजन के लिए अन्य जीवों का भक्षण करते हैं या उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण में देखें तो शेर, चीता आदि। सर्वाहारी के बारे में बात करें तो ये जंतु अपना भोजन वनस्पति एवं अन्य जीवों का भक्षण कर प्राप्त करते हैं। उदाहरण देखें तो चूहा, कुत्ता, मनुष्य आदि। इसी प्रकार से बात करें कीटाहारी तो ये जीव अपने भोजन के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए छिपकली है, मेंढक है आदि। रुधिरहारी की बात करें तो ये अन्य जीवों के रूप रुधिर से अपना भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण के अंदर बात करें तो जोंक है, खटमल है, मच्छर है आदि। मृतजीवी की बात करें तो ये जीव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी, बैक्टीरिया आदि। परजीवी की बात करें तो जो सजीव दूसरे सजीव के ऊपर या उसके अंदर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे फीताकृमि, अमरबेल, प्लाज्मोडियम आदि। अपमार्जक या मृतहारी की बात करें तो जो मृत जीवों या उनके जीवों से अवशेषों को खाते हैं, उन्हें हम अपमार्जक या मृतहारी कहते हैं। देखते हैं राइजोबियम के बारे में। तो मटर कुल व दालों के पौधों की जड़ों पर ग्रंथिकाओं में यह जीवाणु रहता है। यह पौधों से कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर बदले में नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिकों में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक में, भोजन में पोषक तत्व। तो भोजन में पोषक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसकी बात हम करते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक हैं, जिनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणुओं का अनुपात होता है 2:1 होता है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर स्वयं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। जंतु ये कार्य नहीं कर सकते हैं। ये पोषण के लिए पादपों पर आश्रित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित हो जाता है और श्वसन में इसके अणुओं के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। पादप कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज की बनी होती है। आगे हम देखें, कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। चावल, गेहूं, कंद जैसे आलू, अरबी, शकरकंद, मीठे रसीले फल, गुड़ व शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट के प्रचुर स्रोत होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाई जाती है। मुख्य कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ग्लूकोज है, स्टार्च, मंड, सेलुलोज, शर्करा। शर्कराएँ मीठी होती हैं। कोशिका में 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे हम बात करें प्रोटीन्स की तो यह शब्द 1938 में जे बर्जिलियस ने दिया। हमारा शरीर मुख्यतः प्रोटीन से बना है। मांस, दुग्ध, अंडे, पनीर, दही आदि जंतु प्रोटीन के तथा गेहूं, सोयाबीन, सेम, मटर,
दालें, मूंगफली, गाजर, पालक आदि वनस्पति प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। कोशिका के जीवद्रव्य में प्रोटीन की मात्रा 12 से 17% होती है। आगे हम देखें प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बनते हैं। शरीर में प्रोटीन निर्माण एवं उपापचय क्रियाओं का संचालन करते हैं। प्रोटीन को शरीर की निर्माण इकाई कहते हैं। प्रोटीन निर्माण प्रक्रिया का निर्देशन आरएनए करते हैं। आगे हम देखें वसा के बारे में। तो वसा ये भी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। यह जीवद्रव्य निर्माण में सहायक हैं तथा कोशिका में मिलने वाली सभी झिल्लियों का एक महत्वपूर्ण संगठक है। वसा त्वचा के नीचे व अन्य मांसल भागों में संग्रहित रहता है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा जल में घुलनशील नहीं होते हैं। प्रमुख वसा तेल, घी, चर्बी, मोम, मछली का तेल, मक्खन आदि। जल व खनिज की बात करें तो बिना जल के हम केवल कुछ ही दिन जीवित रह सकते हैं। जल का पर्याप्त मात्रा में होना जीव द्रव्य को सक्रिय रखने की एक अनिवार्य आवश्यकता है। खनिज लवण उपापचयी नियामक तथा संरचना निर्मित करने वाले पदार्थों के रूप में शरीर में काम आते हैं। प्रत्येक मनुष्य भोजन में नमक के रूप में सोडियम क्लोराइड लेता है। यह खनिज लवण शरीर में सर्वाधिक अनुपात में होता है। आगे हम बात करें विटामिनों के बारे में। तो विटामिन यह नाम 1911 में सी फंक ने दिया। उपापचय में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। शरीर वृद्धि और शरीर परिवर्धन में ये तत्व सहायक है। खाद्य पदार्थों में यह बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वसा विलेय विटामिन ए, डी, ई, के, जल विलेय विटामिन बी और सी। रुक्षांश की बात करें तो इसमें मुख्यतः न पचने वाला सेलुलोज होता है, जो पानी को सोखकर भोजन के परिमाण को बढ़ा देता है, जिससे कब्ज नहीं होती है। सलाद, सब्जियां तथा फल जिनमें तना, छिलका तथा रेशा अधिक हो, हमारे भोजन के प्रमुख रुक्षांश प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं। आगे हम देखें विभिन्न प्रकार के विटामिन। तो विटामिन जिनका रासायनिक नाम, स्रोत और कमी से होने वाले रोग। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली का तेल, लीवर आदि से मिलता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो शारीरिक वृद्धि में कमी, रतौंधी नामक रोग, जीरोफ्थेल्मिया इसको बोला जाता है, शुष्क त्वचा, ये बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट में हम देखें B1, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। ये हमें मिलता है अंडा, मांस, सोयाबीन, दूध, हरी सब्जियां। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो मंदबुद्धि, मुख में छाले, बेरी रोग और पक्षाघात, शरीर में सूजन और अन्य प्रकार के रोग भी होते हैं। इसके बाद में हम देखें विटामिन B2। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है या रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ये हमें मिलता है दूध, मटर, बीन, यीस्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तीदार सब्जियों से मिलता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो जो हमारी लंबाई है उसमें अवरुद्ध, बढ़ोतरी होना, मानसिक दोष होना, आँखों में जलन होना और किनारों की जो मुँह की जो त्वचा है वो फटना, राइबोफ्लाविनोसिस नामक रोग इससे होता है अगर इसकी कमी हो जाती है तो। विटामिन आगे हम देखें B5, जिसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। ये हमें मिलता है मांस, मछली, मुर्गा, आलू, साबुत अन्न, टमाटर, मूंगफली, हरी सब्जी, इनसे मिलता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो पेलाग्रा या पेलेग्रा रोग होता है और डायरिया रोग होता है, मानसिक दोष उत्पन्न होता है, डर्मेटाइटिस रोग होता है, दौरे पड़ने का रोग होता है। विटामिन B6 की बात करें, इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ये हमें मिलता है मांस, अंडा, दूध, सोयाबीन, दाल, हरी सब्जी, यकृत, मांस आदि से। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग या खून की कमी, मंदवृद्धि, सांस का फूलना, ये सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट में हम देखें तो B12, जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबैलेनम
तो ये हमें मिलता है रसदार फल, विशेषकर आंवला से मिलता है, नींबू से मिलता है, मौसमी, संतरा, अमरूद और इनसे मिलता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग, मसूड़ों में रुधिर निकलना या रुधिर बहना, जोड़ों में दर्द होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाना। तो ये जो विटामिन सी होता है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये संतरे से मिलता है, अमरूद से मिलता है, अंगूर से मिलता है, दूध से मिलता है, मांस से मिलता है, मछली, तेल, मक्खन, अंडे से मिलता है और इसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसमें कमी हो जाती है। विटामिन डी की बात करें तो ये इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरोल और ये यकृत से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, ये अंडा, यकृत, दूध, मक्खन सभी से मिलता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो बच्चों में रिकेटस रोग, वयस्कों में मेलेशिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियों की कोमलता है वो कमज़ोर होना, दांतों की वृद्धि में रुकावट होना। और इसके बाद में हम देखें तो ई, जिसको टोकोफेरोल रासायनिक नाम दिया गया है, ये सोयाबीन से मिलता है और सोयाबीन, टमाटर, हरी सब्जियों से मिलता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो जनन क्षमता में कमी आती है, कंकाल पेशियों में कमजोरी आ जाती है, गर्भपात, पुरुषों में बंध्यता का होना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। और लास्ट है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन और ये सोयाबीन, टमाटर और हरी सब्जियों से मिलता है। रुधिर का अविरल बहना व थक्का नहीं बनना, इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। और इसके बाद में मोस्ट बात है, फोलिक अम्ल जल में विलेय होता है, यह हरी पत्तेदार सब्जियां व अंकुरित दालों से मिलता है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक था वो बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान के मोस्ट टॉपिकों पर आधारित था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और सभी दोस्तों को जोड़ें। ये हम सब का चैनल है, आपका चैनल है, अपना चैनल है। आप सब जुड़ोगे तभी तो हम नए नए टॉपिक और नए नए वीडियो लेकर आएंगे और अनेकों सब्जेक्टों के आगे से आगे नॉलेज को प्राप्त करते जाएंगे और आप सबको सफलता मिले, यही हमारी मंगल कामना है। दोस्तों, आप सब ने हमारे वीडियो को इतने प्रेम से और इतने उत्साह के साथ देखा है, सभी दोस्तों से शेयर किया है, तो हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारी पूरी सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट की टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। ये जो कोरोना काल का जो समय है, आज दिनांक 18/1/2022 का जो दिन है, इसमें जो कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, उनमें भगवान जल्दी ही कमी लाएं और आप सब स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी यही कामना है। आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते रहें और पढ़ते रहें, एक दूसरे का पूरा सहयोग करते रहें, मास्क लगाएं। अगर बाहर जाते हैं तो आप मास्क लगा कर जाएं और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। घर से बाहर कम से कम निकलें, ज़्यादा आवश्यक काम हो तो ही निकलें। तो ये हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय मां सरस्वती। हमेशा खुश रहें। जय हिंद।